लेसन 13। हाँ, नाभिक न्यूक्लियस का पहला क्वेश्चन। 2He3 और 1H3 समभारिक के एग्जाम्पल है ये, है ना, आइसो बार के। इसके बाद में दूसरा जो क्वेश्चन आया है वो है नाभिकीय बलों की दो विशेषताएं लिखना है। न्यूक्लियर फोर्स की दो कैरेक्टरिस्टिक बताओ जल्दी से। तो पहला पॉइंट, सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट फोर्स होता है, सबसे ज्यादा ताकतवर बल होता है, मतलब 10 की घात 36 10 की पावर 36 टाइम है ये, है ना, 38 10 की पावर 38 टाइम ये फोर्स होता है। और ये नाभिक मतलब नाभिक के अंदर लगने वाला बल है, और ये आवेश पर निर्भर नहीं करता। न्यूट्रॉन न्यूट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन न्यूट्रॉन प्रोटॉन के बीच लगने वाला बल है ये, और ये आकर्षण बल होता है, अट्रैक्टिव फोर्स है, ठीक है। डज नॉट डिपेंड ऑन चार्ज। शॉर्ट रेंज फोर्स है, न्यूक्लियस के अंदर अंदर लगेगा, न्यूक्लियस के बाहर नहीं लगेगा। शॉर्ट रेंज कितनी, 10 की पावर -15, तो 10 की घात माइनस। स्मॉलर बॉडी या दो स्मॉलर न्यूक्लियस आपस में ज्वाइन होके एक लार्ज न्यूक्लियस प्रोड्यूस करता है, और अमाउंट ऑफ एनर्जी प्रोड्यूस होती है, जिसको न्यूक्लियर फ्यूजन कहते हैं। यहां पर एक हैवी न्यूक्लियस के ऊपर न्यूट्रॉन की बम्बार्डमेंट कराएंगे तो हैवी न्यूक्लियस दो या दो से अधिक छोटे छोटे न्यूक्लियस में टूटेगा, जिसकी वजह से एनर्जी प्रोड्यूस होगी, उसको बोलते हैं नाभिकीय विखंडन, न्यूक्लियर फ्यूजन। एक बड़ा भारी नाभिक, उसके ऊपर न्यूट्रॉन की बमबारी कराएंगे तो वो टूटेगा, और टूटकर दो या दो से अधिक नाभिक में टूटेगा, जिसकी वजह से ऊर्जा उत्पन्न होगी, उसको नाभिकीय विखंडन कहते हैं। ठीक हो गया। इसमें क्या था, भारी नाभिक था, टूट गया कितने में, दो भाग में, दो छोटे नाभिक में। इधर क्या है, दो छोटे नाभिक हैं, आपस में जुड़ेंगे और क्या बन जाएगा, भारी नाभिक बन जाएगा, हेवी न्यूक्लियस बन जाएगा। ये पहला पॉइंट हो गया। दूसरा, नाभिकीय संलयन उच्च ताप और उच्च दाब पर संभव होता है, यह सामान्य ताप पर भी संभव है। इतनी बात समझ में आ गई। इंग्लिश में बोलेंगे हेवी टेम्परेचर हेवी प्रेशर पर प्रोड्यूस होगा, नॉर्मल टेम्परेचर पर भी ये प्रोसेस हो सकती है। तीसरा, 24 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट की एनर्जी प्रोड्यूस करता है। 200 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट की एनर्जी प्रोड्यूस करता है, ऊर्जा उत्पन्न करता है। क्या, हाँ, रिलीज मतलब प्रोड्यूस करता है, उत्पन्न करता है। 3 पॉइंट। चौथा पॉइंट, इसमें टाइम टेकिंग ज्यादा है, समय ज्यादा लगता है, और इसमें क्या होता है, कम समय में हो जाएगा। पहली बात, अनियंत्रित है, अनियंत्रित अभिक्रिया है, और यह नियंत्रित अभिक्रिया होती है। इसको कंट्रोल अनकंट्रोल बोलते हैं, और इसको क्या बोलेंगे, कंट्रोल। ठीक है। इसमें एलिमेंट हीलियम हाइड्रोजन और हीलियम हाइड्रोजन मिलकर हीलियम बनाता है। इसमें यूरेनियम 235, यूरेनियम 92 235, थोरियम जैसे रेडियो एक्टिव रेडियोधर्मी तत्वों का उपयोग करते हैं। तो इसमें मेन ईंधन ये होता है, इसमें मेन ईंधन ये होता है। एम आई क्लियर? ठीक है, इतने पॉइंट, 5-6 पॉइंट हो गए, 4 लिखना है 5-6 में से। क्या, हाँ, ये रेडियो धर्मी पदार्थ है, तो रेडियो धर्मी पदार्थ ही उत्पन्न करेगा नए,
हाँ, अब खतरनाक कौन है? अच्छा, परमाणु बम और परमाणु बम और एक नाभिक हीलियम बम, कौन सा था वो? हाइड्रोजन बम। परमाणु बम किधर बनेगा, हाइड्रोजन बम किधर बनेगा, वो भी यही लिख दो। 7वां पॉइंट भाई, इसमें संलयन में हाइड्रोजन मिलकर हीलियम बनाते हैं, तो हाइड्रोजन बम भी इसी से ही बनेगा। ठीक है, और इधर कौन सा बम बनेगा? परमाणु बम बनेगा, एटम बम बनेगा। ठीक है, हाइड्रोजन बम अनियंत्रित वाला है तो पूरी दुनिया खत्म कर देगा यो, और ये एक कस्बा खत्म करेगा छोटा सा। ठीक है, तो दिस इज अ न्यूक्लियर फ्यूजन एंड न्यूक्लियर फिजन। क्लियर है बेटा? आगे बढ़ेंगे। याद हो गया क्या? अभी तक तुमको ये चीज क्लियर नहीं हुई? इट पग नाचे, खोजकर्ता के नाम, इलेक्ट्रॉन पर चार्ज नेगेटिव, कितना चार्ज होता है? 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस 19 कूलम। ये तो इलेक्ट्रॉन की बात हुई। प्रोटॉन पर चार्ज पॉजिटिव, प्रोटॉन पर पॉजिटिव चार्ज की वैल्यू 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस 19 के कूलम, यही आएगी। मास ऑफ इलेक्ट्रॉन 9.1 इंटू 10 की पावर माइनस 31 kg। मास ऑफ प्रोटॉन 1.673 इंटू 10 की पावर 27 kg, माइनस 27 kg। क्या डिफरेंस है? इधर इलेक्ट्रॉन का मास 9.1 इंटू 10 की पावर माइनस 9.1 इंटू 10 की पावर माइनस 31 kg है, और इधर मास ऑफ प्रोटॉन कितना है? 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस 27 kg। ठीक, अब बात आती है किसकी? न्यूट्रॉन। क्वेश्चन ने पूछा क्या है? न्यूट्रॉन। न्यूट्रॉन का द्रव्यमान होता है, जितना प्रोटॉन का मास है उतना ही न्यूट्रॉन का मास है। क्लियर है? आगे, एक कूलम आवेश में कितने इलेक्ट्रॉन की संख्या होती है? 6.25 इंटू 10 की पावर 18, बस संख्या है। ठीक है, क्लियर है? रेस्ट मास ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना होता है? रेस्ट मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन का विराम द्रव्यमान, इलेक्ट्रॉन का विराम द्रव्यमान कितना होता है? 9.1 इंटू 10 की पावर माइनस 31 kg। जितना चलित इलेक्ट्रॉन का होता है उतना ही रुके हुए इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान होता है। एम आई क्लियर? नेक्स्ट, रेस्ट प्रोटॉन का मास कितना होता है? 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस 27 kg। रेस्ट न्यूट्रॉन का मास कितना होता है? 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस 27 kg। जो प्रोटॉन का मास है वही न्यूट्रॉन का मास होगा। क्लियर है? न्यूट्रॉन पर चार्ज कितना होता है? 0, न्यूट्रल है। रेस्ट मास ऑफ फोटोन कितना होगा? 0। भेजे में घुसा लो इस बात को। आगे बढ़ूंगा। 2023 का पेपर चल रहा है। परमाणु पर धनात्मक आवेश होता है, ऐसा कुछ है वो। परमाणु, परमाणु, हाँ सत्य सत्य सत्य। क्या एटम पर पॉजिटिव चार्ज होता है क्या? अब तुम बताओ। परमाणु क्या होता है? उदासीन होता है। परमाणु पर कोई आवेश नहीं होता, ऐसा क्वेश्चन है वो। क्वेश्चन आया है, समस्थानिक किसे कहते हैं? क्वेश्चन पूरा सुनो। समस्थानिक किसे कहते हैं? हाइड्रोजन के कोई दो समस्थानिक लिखिए।
ऐसे तत्व जिनका परमाणु क्रमांक एक समान हो, परमाणु भार अलग अलग हो, समस्थानिक कहलाते हैं। और एग्जाम्पल के रूप में 1H1, 1H2, 1H3 ये हाइड्रोजन के 3 समस्थानिक होते हैं, जिसमें इसका नाम प्रोटियम, ड्यूटेरियम, ट्राइटियम होता है। प्रोटियम, ड्यूटेरियम, ट्राइटियम इसका नाम है। इसको समस्थानिक कहते हैं, इंग्लिश में आइसोटॉप, आइसोटॉप्स इसको बोलेंगे। और such a type of element which have a atomic number will be same but atomic mass will be different is known as a isotopes. और हाइड्रोजन have a 3 sub isotopes. First is a protium, deuterium and tritium. Another example of isotopes 8, 16, 8, 17 और 8, 18। तो ऑक्सीजन के 3 समस्थानिक होते हैं, ऐसे ही क्लोरीन के 2 समस्थानिक है, 17, 33, 17, 37। यूरेनियम के 2 समस्थानिक होते हैं, 92, 235, 92, 235 और 92, 238। तो यूरेनियम के कितने समस्थानिक है? 2। तो उसने हमसे 3 एग्जाम्पल पूछे थे, सॉरी 2 पूछे थे, हमने कितने एग्जाम्पल दिए? 4। ठीक है, और ऐसे ही करना है, पूछे 2 दे दो 4। इसी के और में क्वेश्चन आया था धर्मेंद्र, बेटा देखो मैं 15 मिनट से ऑब्जर्व कर रहा हूं। इसी के और में क्वेश्चन था, समभारी किसे कहते हैं, उदाहरण दीजिए। ऐसे तत्व जिसके परमाणु क्रमांक अलग पर परमाणु भार एक समान हो, समभारी कहलाता है। और इसके एग्जाम्पल भी लिखना है, तो हाइड्रोजन 1H2 और हीलियम 1He3 जिसके परमाणु ओके, तो 1He3, 2He3 ये हाइड्रोजन का एक हाइड्रोजन और हीलियम ये समभारिक होते हैं। ऐसे ही और भी एग्जाम्पल हमारे पास में है, ऑक्सीजन और फ्लोरीन 8, 16, 8, 17 वाला लेंगे इसका, है ना, और 9, 17। ऐसे ही एक एग्जाम्पल और हमारे पास में है, कैल्शियम और कैल्शियम 20, 40, आर्गन 18, 40। ऐसे ही एक एग्जाम्पल और है, कोबाल्ट और निकिल, निकिल का Ni 27, 59, 28, 59। तो ये कुछ एग्जाम्पल हमारे पास में हैं जो समभारिक के हैं, और ये कुछ एग्जाम्पल है जो समस्थानिक के हैं। क्लियर है भाई? तो आइसो ये बार है, आइसो बार, such a type of element which have a atomic mass will be same but atomic number will be different. That type of element is known as a isobar, or these example are isobars. Next, मुबारक हो, 2023 समाप्त होता है। 2022 में एक भी क्वेश्चन इस लेसन से नहीं आया। 21 में पेपर नहीं था। बात आती है 20 की, तो पहला क्वेश्चन है 2022 में परमाणु क्रमांक से तात्पर्य है, व्हाट इज द एटॉमिक नंबर। प्रोटॉन की संख्या को परमाणु क्रमांक कहते हैं। नंबर ऑफ प्रोटॉन इज नोन एज अ एटॉमिक नंबर।
किसी भी एलिमेंट के, किसी भी तत्व के अंदर उपस्थित प्रोटॉनों की संख्या को परमाणु क्रमांक कहते हैं। एटॉमिक नंबर, द नंबर ऑफ प्रोटॉन इन एनी एलिमेंट इज नोन एज अ एटॉमिक नंबर, इज डिनोटेड बाय Z। क्लियर? ये ऑब्जेक्टिव में आया था वन वर्ड में। बीटा कण पर उपस्थित, हेलो, बीटा कण पर उपस्थित आवेश का मान बताइए। आपसे सिर्फ उसने पूछा है चार्ज बताओ, आवेश, आवेश। तो बीटा कण पर कौन सा आवेश होता है? माइनस आवेश होता है। यहीं से बता दो अल्फा कण पर कौन सा आवेश होता है? धन आवेश। यहीं से बता दो गामा कण पर कौन सा आवेश होता है? जीरो, कोई आवेशित आवेश नहीं होता, उदासीन होता है। यहीं से बता दो विद्युत चुंबकीय तरंग, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव पर कौन सा आवेश होता है? जीरो। यहीं से बता दो फोटोन पर आवेश कितना होता है? जीरो। समझ में बात आई क्या? हाँ, तो पूछा था बीटा। रेस्ट मास ऑफ अल्फा पार्टिकल, रेस्ट मास ऑफ सुनो क्वेश्चन सुनो, रेस्ट मास ऑफ अल्फा पार्टिकल, रेस्ट मास ऑफ बीटा पार्टिकल, रेस्ट मास ऑफ गामा पार्टिकल या गामा रे। ठीक, अब गामा पार्टिकल का चार्ज बताओ। जीरो। अब मैं पूछ रहा हूं मास, सुन लेना। अल्फा पार्टिकल का मास बताओ। 6.6 इंटू 10 की पावर -27 केजी। ये बीटा पार्टिकल, अल्फा पार्टिकल का मास है। बीटा पार्टिकल का मास बताओ, रेस्ट मास। तो ये उतना ही है जितना एक इलेक्ट्रॉन का होता है। अब रेस्ट मास ऑफ गामा पार्टिकल बताओ। जीरो, क्योंकि उस पर कोई चार्ज भी नहीं है और चार्ज का यहां पर कोई मास भी नहीं आएगा क्योंकि चार्ज ही नहीं है। भेजे में घुस गई बात। चलो, तो मुझसे क्वेश्चन क्या पूछा था? बीटा कण पर उपस्थित आवेश का मान, यानी वैल्यू पूछी थी उसकी। तो बीटा कण पर उपस्थित आवेश कितना होगा? मान कितना होगा उसका? बीटा पर, बीटा पर कितना है? 1.6 इंटू 10 की पावर -27 केजी। क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन, रेडियो एक्टिवता किसे कहते हैं? व्हाट इज द रेडियो एक्टिविटी? क्वेश्चन पूरा सुन लिया जाए। रेडियो एक्टिवता किसे कहते हैं? व्हाट इज द रेडियो एक्टिविटी? रेडियो एक्टिव क्षय के नियम बताओ। व्हाट इज द रेडियो एक्टिव डिकाय? लॉ ऑफ रेडियो एक्टिव डिकाय। क्वेश्चन समझ में आ गया? चलो सॉल्यूशन। आप बोले मैं बोलूं? तुम बोल लो पहले। Yes. This process is known as a radioactivity. Founder is Henry Becquerel. Is also known as a Becquerel ray. Yes, this is a spontaneous ray, continuously process. It is never end. और जो इससे शादी करेगा वो भी कंटिन्यूस रेस निकाले। कंपाउंड भी क्या करता है? कंटिन्यूस रे प्रोड्यूस करता रहता है। आप सुन लो, हिंदी में सुन लो। बोले, ऐसे तत्व जो निरंतर विकिरण उत्पन्न करते हैं, स्वतः विकिरण उत्पन्न करते हैं, उसे कहते हैं रेडियो एक्टिव पदार्थ, और यह गुण रेडियो एक्टिवता कहलाता है। ठीक, इसके गुण, पहला गुण, यह सतत प्रोसेस है, स्वतः प्रोसेस है, निकलते रहते हैं रेडियो एक्टिव विकिरण निकलती रहेगी इनसे, रेडियोधर्मी पदार्थ से। दूसरी बात, इससे बने यौगिक भी ये किरणों को प्रोड्यूस करते रहेंगे, विकिरणों को प्रोड्यूस करते रहेंगे, बनाते रहेंगे, निकलती रहेगी। तीसरा बात, तापमान और भौतिक अवस्था और रासायनिक अवस्था का कोई प्रभाव इन पर नहीं पड़ता है, ये कंटिन्यूस अपना काम करते रहते हैं। चौथी बात, अल्फा पार्टिकल, बीटा पार्टिकल और गामा रे
अल्फा कण, बीटा कण और गामा किरण ये से मिलकर बने होते हैं, या ये रे इनमें से निकलती रहती है। इन किरणों को बेक्यूरल रे कहते हैं। बेक्यूरल किरणों को किरणें कहते हैं। इनकी खोज बेक्यूरल, हेनरी बेक्यूरल के नाम वैज्ञानिक ने करी थी। ये टॉपिक कंप्लीट हुआ रेडियो एक्टिव का। आया है अब रेडियो एक्टिव डिकाय, रेडियोधर्मी क्षय या रेडियो एक्टिव क्षय के नाम से क्वेश्चन आया है। तो सुनो, किसी नाभिक में से अल्फा कण गया तो वो नाभिक नया नाभिक बन जाता है, इसे रेडियो एक्टिव क्षय कहते हैं। जब अल्फा कण किसी पदार्थ में से अल्फा कण निकलता है, रेडियोधर्मी पदार्थ में से अल्फा कण निकलता है तो 2 धन आवेश लेकर जाता है, 2 प्रोटॉन लेकर जाता है और साथ में 2 न्यूट्रॉन भी लेके जाता है, जिसकी वजह से नया नाभिक बनता है और उस नए नाभिक में उसका द्रव्यमान 4 कम हो जाता है और उसका परमाणु क्रमांक 2 कम हो जाता है। इसे रेडियोधर्मी क्षय कहते हैं। ये तो मैंने काय से डिफाइन करा, सिर्फ अल्फा पार्टिकल से। अब गया कौन? बीटा पार्टिकल। जब बीटा पार्टिकल किसी रेडियोधर्मी पदार्थ से जाता है तो बीटा पर कौन सा चार्ज होता है? नेगेटिव। तो ऋणात्मक आवेश गया तो परमाणु के क्रमांक में कोई फर्क नहीं आता, परमाणु भार में कोई फर्क नहीं आता। इसे बीटा क्षय कहते हैं या रेडियोधर्मी क्षय कहते हैं। जब गामा किरण निकलती है तो भी कोई चेंज नहीं होगा, पर नया पदार्थ जरूर बनता है, इसे कहते हैं रेडियोधर्मी डिकाय। ओके, तो मैंने एक चीज समझ ली कि अल्फा पार्टिकल जाएगा तो एटॉमिक मास विल डिक्रीज बाय 4, atomic number will be decreased by 2, then a new nucleus will produce. This is known as a radioactive decay. It can't be controlled. आगे बढ़ेंगे, चलो अगला क्वेश्चन है। हेलो 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 हेलो, अगला क्वेश्चन है, इसी के ओर में आया था। नाभिकीय विखंडन से आप क्या समझते हैं? समीकरण की सहायता से व्याख्या कीजिए, 4 मार्क्स। नाभिकीय विखंडन, न्यूक्लियर फिजन, व्हाट इज द न्यूक्लियर फिजन, और इक्वेशन के द्वारा इसको डिराइव करना है। यस माय डियर, लिसन टू मी वेरी केयरफुली। देखो, नाभिकीय विखंडन, एक भारी नाभिक के ऊपर इलेक्ट्रॉन के न्यूट्रॉन को फेंक के मारो तो वो एक भारी नाभिक 2 हल्के नाभिक में टूट जाता है, जिससे बहुत ज्यादा मात्रा में ऊर्जा उत्पन्न होती है। इसे नाभिकीय विखंडन कहते हैं। और एक न्यूट्रॉन की बमबारी से 3 नए न्यूट्रॉन बनते हैं। वो 3 नए न्यूट्रॉन फिर नए बने नाभिक के ऊपर जाता है और उन नाभिक को फिर से तोड़ता है, तो वो एक नाभिक फिर 2 नए नाभिक में टूट जाता है और बहुत ज्यादा मात्रा में ऊर्जा उत्पन्न होती है और फिर 3 नए इलेक्ट्रॉन बनते हैं और न्यूट्रॉन बनते हैं, और ये प्रोसेस धीरे धीरे बढ़ती जाती है और एक अनियंत्रित श्रृंखला का रूप धारण कर लेती है, जिससे बहुत ज्यादा मात्रा में नुकसान होता है, विस्फोट होता है, बहुत ज्यादा मात्रा में ऊर्जा उत्पन्न होती है। इस श्रृंखला को नियंत्रित किया जा सकता है मंदकों का उपयोग करके, मॉडरेटर्स का उपयोग करके। उन मॉडरेटर के रूप में, मंदकों के रूप में हम ग्रेफाइट की रोड, भारी जल का उपयोग करते हैं, D2O का उपयोग करते हैं, जिससे जो न्यूट्रॉन, नए न्यूट्रॉन जो बन रहे होते हैं
उनकी स्पीड, उनकी चाल, उनका वेग, उनकी वेलोसिटी को क्या किया जा सकता है, कम किया जा सकता है, धीमा किया जा सकता है, और ये प्रोसेस धीरे धीरे रुक जाती है, कंट्रोल में आ जाती है। यूरेनियम 235 का सबसे बड़ा रोल यहां होता है, और इसको जोड़ा जाता है न्यूट्रॉन से, एक न्यूट्रॉन से। एक न्यूट्रॉन की बम्बार्डमेंट जब इसके ऊपर होती है तो ये बेरियम और क्रिप्टॉन नाम के दो नए नाभिक में टूटता है और 3 नए न्यूट्रॉन को जन्म देता है और बहुत मात्रा में ऊर्जा उत्पन्न होती है। बेरियम का परमाणु क्रमांक 56 141, क्रिप्टॉन का परमाणु क्रमांक 36 92 होता है। ठीक, ये इसकी चेन है। क्या ये इक्वेशन समझ में आ गई? तो समीकरण के रूप में हमको इसको समझाना था। फिर ये 3 नए न्यूट्रॉन वापस जाएंगे, और भी उसमें 2-3 इक्वेशन दे रखी है। बहुत लंबी चौड़ी इक्वेशन दी है क्या? एक ही इक्वेशन दी है क्या? हाँ, ठीक है, चलेंगे। 2020 समाप्त होता है, वो माउस दे दे मेरे को इधर, है नहीं? इसके बाद अगला जो क्वेश्चन है, 2020 समाप्त हो गया, 2019 लास्ट क्वेश्चन बचा है। 2019 में क्वेश्चन आया था, नाभिकीय संलयन किसे कहते हैं? क्या कारण है कि नाभिकीय संलयन केवल उच्च ताप और उच्च दाब पर ही संभव है? ठीक है, व्हाट इज द न्यूक्लियर फ्यूजन, और व्हाट इज द रीजन बिहाइंड द हाई टेम्परेचर एंड हाई प्रेशर ऑन दिस प्रोसेस विल हैपन? जब ये प्रोसेस होती है तो हाई टेम्परेचर और हाई प्रेशर चाहिए होता है, क्यों? ये कारण बताना है। तो अभी तुमने क्या सीखा? नाभिकीय विखंडन, न्यूक्लियर फ्यूजन। अब क्या सीखना है? फ्यूजन। चलो, न्यूक्लियर फ्यूजन समझ लो भाई, 4 मार्क्स में क्वेश्चन आया था ये भी। सुनो, 1 2 3, 2 छोटे छोटे नाभिक मिलकर एक बड़ा नाभिक बनाते हैं और बहुत ज्यादा मात्रा में ऊर्जा उत्पन्न होती है, जिसे नाभिकीय संलयन कहते हैं। 2 small nucleus will gather to each other and make a large nucleus and produce a large amount of energy. This process is known as the nuclear fusion. ये याद करनी है, ठीक है? काई में नाभिकीय संलयन, नाभिकीय विखंडन में तो बेरियम और क्रिप्टॉन निकालना है। परमाणु क्रमांक याद कर लो तो अच्छा है, ऑब्जेक्टिव में पूछा जा सकता है। यूरेनियम 92 235 पे, ठीक है? और ये इक्वेशन में हाइड्रोजन हाइड्रोजन मिलके ही हाइड्रोजन बनाएगा, हाइड्रोजन प्रोटियम प्रोटियम मिलके क्या बन रहा है? ड्यूटेरियम। फिर ड्यूटेरियम ड्यूटेरियम मिलके क्या बन रहा है? हीलियम। मार्क दिस, हेलो। प्रोटियम प्रोटियम मिलके क्या बनाएगा? ड्यूटेरियम, और ड्यूटेरियम ड्यूटेरियम मिलके क्या बनाएगा? हीलियम। दिस प्रोसेस इज नोन एज नाभिकीय संलयन, न्यूक्लियर फ्यूजन। हाँ, व्हाट इज द रीजन बिहाइंड हाई टेम्परेचर एंड हाई प्रेशर? मैं सिंपल से याद करवा दूं, हाइड्रोजन हाइड्रोजन दोनों पे पॉजिटिव चार्ज, दोनों रिपल्सन फोर्स लगाएंगे, प्रतिकर्षण बल लगाएंगे। प्रतिकर्षण बल लगाने के कारण ये दोनों नजदीक नहीं आ पाएंगे, जुड़ेंगे नहीं, तो ये प्रोसेस होगी नहीं, इसलिए इनको प्रेशराइज करते हैं। इधर से भी मारते हैं, उधर से भी मारते हैं, चल इधर चल, तू भी चल इधर चल। फिर ये मानते नहीं है तो इनके पीछे आग लगा देते, चल चल आग लगाने की वजह से ये क्या करते हैं? भागते हैं फिर, है ना? तो इनके ऊपर प्रेशर भी लगता है और टेम्परेचर भी बढ़ता है। तो प्रतिकर्षण बल को, रिपल्सन फोर्स को ओवरलैप करने के लिए क्या चाहिए? हाई प्रेशर और हाई टेम्परेचर। टेम्परेचर कितना? 10⁸ केल्विन गुना टेम्परेचर चाहिएगा, है ना? जो कि कहां पॉसिबल है? सूर्य में, है नहीं? पृथ्वी पर संभव नहीं है। ठीक है, तो रीजन समझ में आ गया कि क्यों हाई टेम्परेचर हाई प्रेशर चाहिए? प्रतिकर्षण बल के विरुद्ध जाने के लिए हाई प्रेशर और हाई टेम्परेचर चाहिए होगा, जिसकी वजह से दोनों मिलकर क्या बनाएंगे? ड्यूटेरियम, और ड्यूटेरियम ड्यूटेरियम मिलकर क्या बना देंगे? हीलियम। ओके,
ओके, लास्ट क्वेश्चन ऑफ द सीरीज 2018 में क्वेश्चन आया, इलेक्ट्रॉन पर विराम द्रव्यमान रिक्त स्थान होता है 9.1 इंटू 10 की पावर -31 kg। और हाँ, इसके 2017 से 12 तक एक भी क्वेश्चन नहीं आया। 2017 से लेकर 2012 तक एक भी क्वेश्चन इसमें से नहीं आया है। बाकी दूसरे लेसन जो रिड्यूस नहीं हुए थे उस टाइम पे जब आया था। ठीक है, क्लियर है। तो आज अपने लेसन 13 समाप्त किया है, कल लेसन 12 पढ़ेंगे।